तो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रशांत किशोर विधायक बन गए। इस नतीजे से जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को संदेश दिया है। पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट नहीं बचा पाई। विपक्ष के पास अब तक तेजस्वी यादव के तौर पर सिर्फ एक आवाज थी। अब प्रशांत किशोर विपक्ष की विकल्प की भूमिका में भी नजर आएंगे। बिहार की विधानसभा में पीके की मौजूदगी का असर उनकी संख्या से कहीं ज्यादा नजर आएगा। अब तक प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष पर बाहर से हमला करते थे, अब वो विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाएंगे। अब बांकीपुर उपचुनाव की जीत के मायने क्या हैं, आज इसी पर विस्तार से टू द पॉइंट में समझेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर से उपचुनाव जीत गए। सूत्रों के मुताबिक 70% मुस्लिम वोटर, 35% यादव वोटर, 50% कुर्मी वोटर, 50% भूमिहार वोटर और लगभग इतना ही जेएनजी वोटर प्रशांत किशोर के साथ नजर आए। बीजेपी का परंपरागत स्वर्ण वोटर, मिलेनियल और बुजुर्ग वोटर घर में ही रहे, वोट देने घर से निकला ही नहीं। वहीं आरजेडी का कोर मुस्लिम यादव बिखर गया और बड़ी तादाद में प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर गया है। इस जीत का साफ संदेश ये है कि जातिवाद के जहर में डूबे बिहार में जातिवाद की राजनीति हार गई और बदलाव का नैरेटिव चल गया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर पर उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जीत मिली है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोट से शिकस्त दी। 2025 में दूसरे नंबर पर रही आरजेडी की रेखा गुप्ता इस बार तीसरे नंबर पर रही। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो। पिछले साल हुए असेंबली के चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशियों को 238 सीटों पर महज 3.44% वोट मिले थे। पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। इस बार प्रशांत किशोर न सिर्फ जीते हैं, बल्कि वो 49.23% वोट लाकर जीते हैं। पिछले साल जब नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी को 98,299 वोट मिले थे, जबकि इस बार नीरज कुमार को महज 44,827 वोट मिले। वोट की ये चोट नितिन नवीन के लिए तो तकलीफ देह है ही, बिहार में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी परेशानी का सबब है। जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर में पिछले चुनाव में आरजेडी दूसरे नंबर पर आई थी और उसे 46,363 वोट मिले थे, जो इस बार रेखा गुप्ता को महज 14,273 रह गए। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए भी करारी शिकस्त है, क्योंकि पीके सिर्फ उपचुनाव नहीं जीते हैं, उनकी जीत से विपक्ष को एक नया विकल्प मिल गया है।
देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को चूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। चंद महीने पहले जब बिहार में असेंबली के चुनाव हुए तब प्रशांत किशोर के सारे उम्मीदवार हार गए थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में थे। देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार पहली बार मैदान में उतरा तो जनता ने उस पर भरोसा जताया, उसे वोट देकर इज्जत बख्शी। प्रशांत किशोर के बदलाव जरूरी है वाले नैरेटिव के सामने बीजेपी की परंपरागत ध्रुवीकरण की राजनीति ध्वस्त हो गई। जनसुराज के प्रोफेशनल्स और वॉलंटियर्स के माइक्रो मैनेजमेंट के सामने आंतरिक असंतोष से घिरी बीजेपी की पारंपरिक चुनावी मशीनरी नहीं ठहर पाई। बीजेपी के लिए आखिरी वक्त में प्रत्याशी बदलना और फिर अति आत्मविश्वास में मंडल स्तर के कार्यकर्ता को टिकट से नवाजना पार्टी के लिए घातक साबित हो गया। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक दरक गया और विनेबिलिटी की संभावना को देखते हुए जनसुराज की ओर शिफ्ट कर गया। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। सिर्फ वोट पर मत जाइए। बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा के बूथ पर जनसुराज को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। यही हाल पटना के विमेंस कॉलेज सेंटर का था, जहां पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद वोट देते आए हैं। राज्य सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के बूथ पर भी बीजेपी पिछड़ गई। पिछली बार से 7% कम वोट प्रतिशत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि बांकीपुर में बीजेपी का परंपरागत सवर्ण मतदाता वोट देने घर से निकला ही नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर से बीजेपी का सवर्ण वोटर छिटक गया। वहीं जेनजी पर लाठीचार्ज और मुकदमों के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि बांकीपुर के 1,30,000 में जो भी जेनजी वोट देने आया उसका फायदा प्रशांत किशोर को हुआ। महागठबंधन में दरार का फायदा बीजेपी नहीं ले पाई और आरजेडी का मुस्लिम यादव वोटर प्रशांत के साथ आ गया। बीजेपी की हार पर जेडीयू कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार की सक्रिय मौजूदगी और उनके चेहरे का प्रभाव नहीं दिखने की वजह से प्रशांत किशोर की जीत हुई। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो देखिए, बिहार में विपक्ष को एक नया चेहरा मिल गया है और ये चेहरा बहुत बेबाकी के साथ अपने मुद्दों को स्पष्ट तरीके से रखता भी है, आंकड़ों के साथ सरकार को घेरता भी है और अब तक बाहर सिर्फ मीडिया के सामने घेरते रहे हैं। अब विधानसभा के अंदर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए 5 खास मेहमान हैं। परिचय करवा देते हैं। पटना से मनोज मनु जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से। इसके अलावा जनसुराज से मनोज बैठा जी हैं। डॉक्टर अनुज तरुण जी भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने वाले हैं। बीजेपी से कुमकुम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रही हैं आप। कमलदेव जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत सबसे पहले। और कुमकुम जी, सबसे पहला सवाल आप ही का, क्योंकि कमलदेव जी से हम सवाल पूछेंगे तो कहेंगे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी को हराना है, चाहे जीत कोई भी जाए। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है आज का दिन? यह झटका अगर किसी को समझ में आ रहा है तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि कभी हम बाय इलेक्शन में गोरखपुर भी लूज किए थे, लेकिन उसके बाद से जब इलेक्शन हुआ फाइनल तो हम आज तक हमारे पास गोरखपुर की वो सीट बरकरार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बाय इलेक्शन में आज 3 रिजल्ट आया है। जहां जहां कम मार्जिन का जीत है उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे साथ एक मंजलपुर जहां पे 30,000 वोट से हमारा जीत का मार्जिन रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो जिन लोगों को कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ मिला है हाथ में, तो मैं उनकी जो खुशी है उसको मैं फीका नहीं करना चाहती हूँ। उनका डेफिनेटली मैं जनता का जनादेश है
और जनता के जनादेश के साथ साथ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जनहित की जो निगरानी होगी वो जनहित की निगरानी हम करेंगे। एक बार ये खुशी का जो उनका पूरा अभी माहौल है, गुलाल अबीर लोग खेल रहे हैं, मेरी तरफ से प्रशांत किशोर जी को स्वागत है। और मैं दीपक जी, अगर मैं आपको सही बताऊं तो मैं हर डिबेट में बार बार मैं ये कही हूँ कि बिहार में कहीं ना कहीं एक विपक्ष जो है वो हमेशा एक कमजोर विपक्ष रहा है या विपक्ष रहा ही नहीं है। तो आज तो आप खुश होंगे कि चलिए एक मजबूत विपक्ष, डेटा वाला विपक्ष, आंकड़ों वाला विपक्ष आज सदन में अब जा रहा है। मेरा एक सिंपल ये कहना है, किसी को भी बिहार की डेवलपमेंट मॉडल के लिए जो रणनीति बना सकता है, रणनीति एक बनाना होता है कि डेटा के साथ आप खेल गए और आपने जनता को भ्रमित कर दिया, कुछ और दिखा दिया, डेटा के साथ आपने सोशल मीडिया को मैनेज करके और आपने एक नैरेटिव गढ़ लिया, उससे जीत गए। लेकिन जब वो अकाउंटेबिलिटी, जब आप टेबल के इस तरफ जब आ गए, आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके कंधे पे आ गई, तो फिर वो बिल्कुल पोजीशनिंग आपकी बदल गई। अब आप हमारी तरफ हैं। अब तक आप एलिगेशंस लगा रहे थे। एलिगेशन लगाना किसी भी आप अगर देखेंगे तो किसी पे भी कालिक पोतना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर वो कहा जाए कि उसकी सफाई कीजिए, सॉल्यूशंस के साथ आइए, तो वहां पे लोग डगमगाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अभी प्रशांत जी ने बात करी, मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रशांत जी ने बात करी कि हम पटना के बांकीपुर को हम बैंगलोर बनाएंगे। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि बैंगलोर क्या, हम अगर ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। मैंने भी उनके स्टेटमेंट को सुना। उन्होंने कहा कि मैं एक विधायक हूँ, मैं पटना बांकीपुर को मैं बेंगलोर तो बनाने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितना मेरे कार्य क्षेत्र में होगा वो किया जाएगा। दीपक जी, मैंने उनके डिबेट को सुना है। मैंने उनके डिबेट को बड़े सलीके से 3 अगस्त पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ जब मैं उनको सुनी, मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। और मैं यही कह रही हूँ कि जनहित की निगरानी हम करेंगे। अगर वो बनाना चाहते हैं बैंगलोर, तो उसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उस चीज को स्वागत कर रहे हैं। अगर एक बांकीपुर बैंगलोर बनाने में अगर हम सब मिलकर के सफल हो जाते हैं, तो हमारे बिहार को बैंगलोर क्या, बैंगलोर से बेहतर टाउन प्लानिंग है चंडीगढ़ का। विधायक के लिए संभव नहीं है मैडम। मनोज जी, ठीक है मनोज जी। नहीं, देखिए, नीतियों को और मुद्दे को उठाना, अगर उनकी समझ इतनी अच्छी है, मैं मानती हूँ उस चीज को समझ अच्छी है, तो विधानसभा में जब वो चीजों को उठाएंगे, जब उस विषय पे चर्चा होगी, तो डेफिनेटली एक बेहतर चीज हमें विधानसभा से देखने को मिलेगा। तो मैं उस तौर पे प्रशांत किशोर जी का दिल से, हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए मनोज जी, मुस्कुरा तो आप रहेंगे कि मुस्कुरा तो आज बहुत रहे होंगे कि चलिए आपने तो नीतीश जी को सरकाया धीरे से, उसका असर आज दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। जी। और मनोज जी, जेडीयू के भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से मेरा ये प्रश्न था बेटा जी। अच्छा, मुझसे नहीं। नमस्कार दीपक जी। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता के जो जनमत का सम्मान है, उसके लिए मैं प्रशांत किशोर जी को बधाई देता हूँ, और बांकीपुर की जनता को भी जो जनादेश दिया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। देखिए, चुनाव में जब हम उतरते हैं तो दीपक जी उसमें ईफ बट लेकिन अन्तु परंतु ये सब मात्र वोटिंग के दिन तक ही चलता है। अब वोटिंग के बाद ये सब कोई इफ बट पद तुरंत कुछ नहीं है। हम चुनाव हारे हैं, बिल्कुल, इसको स्वीकार करने में हमें कोई गलानी नहीं है। बिल्कुल, बांकीपुर की जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया, इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। बिल्कुल, अब इस कारण को भारतीय जनता पार्टी खोजेगी, कुछ न कुछ कारण होंगे। बिना कारण के, है ना, कि हम तो बेवफा नहीं होते हैं सनम, तो बिना कारण के तो कोई बेवफा नहीं होते हैं। देखिए, हमारे विचार से भारतीय जनता पार्टी अपने इस रणनीति पर भी विचार करेगी कि आखिर जो ये सीट था, ये केवी सहाय जी का सीट था, ये ठाकुर प्रसाद जी का सीट था, कई ऐसे महामाया बाबू का ये सीट था,
नवीन किशोर सिन्हा जी के बाद नितिन नवीन जी का ये सीट था और ये सीट आज हम हार गए। और हार गए भी तो हमें ये कहने में कोताही नहीं है कि हमने कास्ट उम्मीदवार को दिया था, वो भी यहाँ से हार गए। इसके पीछे के कारण को सोचना समझना भी भाजपा के लिए तो एक लाइन में कह दीजिए ना कि सवर्णों के खिलाफ यूजीसी नियम लाएंगे, सवर्णों के आरक्षण पर विचार नहीं करेंगे तो यही होगा। अब कह दीजिए यही बात, घुमा के आप बोल रहे हैं। देखिए नहीं घुमा के नहीं बोल रहे हैं। इसका ये यूजीसी ये सब कोई कारण नहीं है। आप देखिए, आपने चुनाव के लिए आपका उम्मीदवार था, आपने चयन किया। इस पर एनडीए के कोई घटक दल का कोई इसमें सीमा नहीं था। ठीक है सर। आप एक मिनट दीपक जी, हाँ बोलिए। आपने जिन्हें भी चयन किया, नॉमिनेशन हुआ, फिर आप उसको पलट दिए, फिर दूसरे को ले आए, तो ये सब भी हमें लगता है कि चुनाव में हार का एक प्रमुख कारण बना। चलिए ठीक है, नीतीश जी को नहीं बुलाया ये तो सबसे बड़ा कारण है ना, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, कमलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलदेव जी, मुस्कुरा तो आप खूब रहे हैं, हम देख रहे हैं शुरू से ही। आप कह ही रहे थे कि कांग्रेस को नज़रअंदाज करिएगा तो स्थिति तो यही होगा। बताइए, मतलब 13,000 में महागठबंधन सिमट गया, जमानत जब्त हो गई सर। दीपक जी, आपको याद होगा कि आप चुनाव पोल के 2 दिन पहले आपके डिबेट में आया था। हाँ। आज संजोग से उस दिन जो लोग मैंने पैनल में थे, जो चुनौती दिए थे, आज वो नहीं है। बिल्कुल। वे आपको कहे थे कि इन सारे लोगों को बुलाइएगा। इन सारे बिंदु पर आने के पहले मैं आपके माध्यम से प्रशांत किशोर जी को इस जीत की बधाई देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई है या कमलदेव नारायण शुक्ला जी की तरफ बधाई है? बांकीपुर के आम जनता के तरफ से बधाई है। चलिए ठीक है। मैंने आपको पहले भी डिबेट में कहा था, कि इस बार बांकीपुर का चुनाव न किसी दल के आधार पर होगा, न जाति के आधार पर होगा। वहां का पोल जो है कॉज बेस होगा, इशू बेस होगा। और जो इशू मैं गिनाया था आपको, वो सारा इशू का फैक्टर काम किया और जनता ने परिवर्तन का जो माइंड मेकअप किया था, परिवर्तित कर दिया। अब रही बात कि प्रशांत किशोर जी को बहुत बड़ी जवाबदेही मिली है। तो कांग्रेस के तरफ से एक नसीहत भी है उनको कि उनके बारे में भी एक पब्लिक ओपिनियन है कि इरोगेंट नेचर के हैं। ठीक है। तो वे इरोगेंसी को समाप्त करके जनता ने जो उन पर भरोसा किया है और इशू बेस पर उनको वोट देके हाउस में जाने का मौका दिया है, उसका आदर करेंगे। ठीक है। और निश्चित रूप से एक वोकल व्यक्ति हैं, आवाज उठाएंगे विरोधी दल का। दूसरा बात आपने कहा कि महागठबंधन को 14,000 कुछ में सिमट जाना पड़ा। तो मैंने पहले भी कहा था कि महागठबंधन का कैंडिडेट वहां नहीं था। ठीक है। वहां आरजेडी का कैंडिडेट था। और महागठबंधन का कैंडिडेट तब मानते जब कैंडिडेचर देने के पहले महागठबंधन के सारे दलों से बात विमर्श हुआ होता। बिल्कुल। तो यह काम तो हुआ नहीं था और यह आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और नसीहत है। जिस अहंकार के वजह से 2020 में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, 2025 में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी और 2026 के उपचुनाव में इसी अहंकार का ही रिजल्ट है जिसको आप महागठबंधन के कैंडिडेट का हार कह रहे हैं। यह महागठबंधन के कैंडिडेट का हार नहीं है, यह तेजस्वी जी के अहंकार का हार है।
चलिए ठीक है, तेजस्वी जी के अहंकार का हार है। प्रशांत किशोर अब चुनाव जीत गए हैं। मनोज बैठा जी जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं। 10 सुबह आज हम दिन में भी बातचीत कर रहे थे इनसे। मनोज बैठा जी, अब तो बधाई मिठाई भी बंटनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, और संभवतः बट भी रही होगी पटना में, बांकीपुर में जनसुराज के समर्थकों में। लेकिन देखिए कुमकुम जी मान नहीं रही हो, कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बाई इलेक्शन को देख रहे हैं, तो फिर तो भाई आपको गोरखपुर देखना ही चाहिए। जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद जीत गए 2 साल बाद, और फिर क्या स्थिति हुई, आज तक बरकरार बीजेपी है, तो वैसी स्थिति तो नहीं होगी ना बांकीपुर में। देखिए भाजपा की ये पूरी तरह से चाल है, इनकी एक परंपरा रही है कि बात कीजिएगा कुछ और की वो चले जाते हैं कहीं और पे, बात कीजिएगा प्रोजेक्ट में वो चले जाते हैं पास्ट में। तो इनको पहले तो हमको ये लगता था कि बोलते कुछ और है करते कुछ और है। जैसे उन्हें 2025 के चुनाव में नीतीश जी को चेहरा रखा और मुख्यमंत्री किसी और को थोप दिया। फिर से बांकीपुर के चुनाव में किसी कैंडिडेट को किसी और को दिखाया, फिर दूसरे किसी भी ऐसे कैंडिडेट को रख दिया जो प्रशांत किशोर के सामने अयोग्य था, उनको थोप दिया। ये आइडियोलॉजी थोपने में आयोग मनोज जी कैसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को अब आयोग कैसे कह सकते हैं। चुनाव में वो गए, चुनाव में बेशक उन्हें हार मिली, लेकिन 44-45 हजार वोट लेकर आए ना सर। आयोग के कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो भी राजनीति में। राजनीति में अयोग्य व्यक्ति होता नहीं है। नहीं तो इसका मतलब तो फिर 2025 का विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को अयोग्य माना जाए, जब 238 सीटों पर जमानत नहीं बचा पाए। नहीं वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। नहीं हारने और जीतने की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, बांकीपुर में जो नवीन जी का जो सीट था, क्या उनके समक्ष कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ? उस तरह का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो आज बीजेपी का ये हालत नहीं होती। 34% वोट क्यों पड़ा? क्योंकि भाजपा के अंदर ही लोग संतुष्ट नहीं थे कि किस कैंडिडेट को खड़ा किया, इस मामले में बोल रहा। और दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रशांत जी किशोर जी जब बांकीपुर से जीते हैं उसको बेंगलोर बनाने की कोशिश करेंगे। वो पूरा स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं, वो लोग सुनते भी कुछ और है, कहते कुछ और है, समझते कुछ और है। और अब बताइए कि यहाँ पे इस वक्त जनता ने पूरी तरह से समझ लिया कि ये लोग कहते कुछ और करते कुछ और है। किसी के चेहरे पर चुनाव लड़े, ये मनोज जी यहाँ पे है, उनसे पहले भी डिबेट हुआ था 2025 में चुनाव चल रहा था, तब बोला था, तब भी हमने बोला था कि भैया आपके नीतीश कुमार जी का चेहरा का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उनको कहीं सामने नहीं लाया जाएगा। 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी को हटा दिया जाएगा और उनके जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति को थोप दिया जाएगा जिसको बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं कि यार बाकी भी स्टेट तो हमारा है, डेट टू के ग्रांटेड, कि भाई कोई भी कुत्ता बिल्ली को किसी को भी खड़ा कर दीजिएगा तो यहाँ पे जीत जाएगा, किसी का भाजपा का पट्टा पहना दीजिएगा। ये सब चीजें मैसेज जनता के बीच में गया और जनता जात से धर्म से ऊपर उठ करके बदलाव की तरफ वोट दिया उन्होंने। हम नहीं कहते केवल प्रशांत किशोर का जीत है या जनसुराज की जीत है, ये जनता की जीत है, ये बदलाव की जीत है, ये बिहार की जीत है, और उससे ज्यादा ये भाजपा की अहंकार की हार। चलिए ठीक है, तब तो उस हिसाब से अगर देखा जाए फिर 25 नवंबर वाला जो चुनाव था उसमें बहुत सारी पार्टियां हार गई, तो फिर अहंकार का माना जाएगा। कुमकुम जी एक चीज़ बताइए कि ये महत्वपूर्ण सीट है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का परंपरागत सीट रहा है, लगभग 30-31 सालों से उनके परिवार में ये सीट रहा है। अब आप लोगों ने इतना जोर लगाया, 40 कैंपेनिंग स्टार उतार दिए, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे धुरंधर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके 6-6 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग करते नजर आए, सीएम साहब उतर गए, रोड शो किया, फिर कहाँ चूक हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपके भी सवाल का जवाब मैं दूंगी। जो 34% जो वोटिंग हुआ है और जितना आप अगर निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास जितना वोटर्स हैं बांकीपुर विधानसभा में, वो सीट प्रशांत जी को मिला है। जनता का जनादेश का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम मानते हैं, और मैंने उसके लिए गोरखपुर का आपको उदाहरण दिया और उस पर मैं अडिग हूँ गोरखपुर के उदाहरण पे। दूसरी बात, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और साथ में मैं जनसुराज के प्रवक्ता को भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर जी ने जब पार्टी फॉर्म किया था तो जनता के साथ उन्होंने साझा नहीं किया था, जनता के साथ उन्होंने जनसुराज पद यात्रा का नाम दिया था। वो तो ऑल ऑफ ए सडन 1 साल के बाद से उदय सिंह जी के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमने तो ये पार्टी फॉर्म कर लिया है। तो ये कोई चोरी छुपे करने वाली जरूरत तो थी नहीं।
हर लोग पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल एरिना में उनका स्वागत है, तो वो छुपाने की क्या जरूरत थी? तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आज आरजेडी को छोड़ करके प्रशांत जी की जनसुराज की तरफ है। जिस तरह से आपको तमिलनाडु में डीएमके को छोड़ करके अभी नई पार्टी जो बनी है जिसके मुख्यमंत्री बने हैं, इनको नई नई चीजें जो है ना वो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पे इनको जंप मारना बहुत अच्छा लगता है। ये किसी के न थे और ना ही किसी के ये हो सकते हैं। जहां तक एनडीए गठबंधन की बात रही, मैं मनोज जी से थोड़ा भिन्न अपना वक्तव्य रखती हूं कि मनोज जी ने बोला जिस बात को, मनोज जी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारा एनडीए अभी बिहार में और या देश भर में जितनी भी पार्टियां, बिहार में हमारा कोalition डिफरेंट पार्टीज के साथ है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टी के साथ है, हमारा कोई वहां पे मतभेद नहीं है। जहां तक बात रही कि हम बिना अकेले भी जब हम लोकसभा में गए थे तो उस समय पे भी 2014 में बिहार ने क्या जनादेश दिया था वह देश की जनता जानती है कि हमें क्या जनादेश भाजपा को मिला था। तो हमारी सरकार और हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो जो इंटैक्ट है, वो हम आकर के पब्लिक डोमेन में आकर के पंजाब में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से आपको हरियाणा में लड़ाई देखने को मिल रहा है, जो आंतरिक कला है, हम आकर के स्टूडियो में बैठ करके अपनी बातों को, अपने वक्तव्यों को नहीं रखते हैं। नीतीश जी के ही जो बाइट को था वो जनसुराज की पार्टी के क्या मतलब उनके जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने खुद से कह दिया कि ये तो डॉक्टर्ड वीडियो है। अगर उस वीडियो को लेकर के अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो उनको हम अच्छे से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा वो बिल्कुल हम नहीं करना चाहते। हम सीधे जनता का जो जनादेश रहा है उसको स्वीकार करते हुए जो उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने वादा किया है, हमारी निगाहें उस पर रहेंगी और उसकी निगरानी हम करते रहेंगे और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप इस चीज को जान चलिए, अच्छी बात है, चलिए ये अच्छी बात है मैडम कि आप लोगों के अब अगले साल भी अच्छी बात है कि विपक्ष अगले साल जो 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात, यूपी, उसमें कम से कम ईवीएम को लेकर मुद्दा तो नहीं उठेगा। अगर उठेगा तो आज जिस तरीके से हमने विजय सिन्हा के स्टेटमेंट को देखा, संजय सरावगी जी के स्टेटमेंट को देखा और बीजेपी के तमाम लीडर कह रहे हैं कि जनता का जो जनादेश दिया है वो स्वीकार्य है, लेकिन हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम चर्चा करें टू द पॉइंट में, बीजेपी का गढ़ पीके ने ध्वस्त कर दिया, आखिर कारण क्या रहा ये समझ लेते हैं। मनोज एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए नाराजगी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप मानते हैं क्योंकि ये बीजेपी का मजबूत किला था, गढ़ था, प्रशांत किशोर 25 में हारे, इसके बावजूद वो लड़ते रहे और ये लगातार वो कहते रहे हैं कि ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सम्राट चौधरी का जनमत टेस्ट होना है और इसका संदेश दिल्ली तक जाएगा। क्या वाकई में अब उस बयान पे मुहर लग जाना चाहिए या दिल्ली तक जो मैसेज देने की कोशिश है? आज जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी सम्राट चौधरी पर कई ऐसी बातें उन्होंने कह दी जो आमतौर पे मेरे ख्याल से विधानसभा में तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन वो बाहर कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं इस चीज के से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री का कोई लिटमस टेस्ट था या कोई चीज का था। यहाँ था, जनता के बीच में था। मैंने शुरू में ही कहा कि अपने घर में, अपने घर के ही चिराग से आग लग गई। इस चीज को मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ और सभी लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे। ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। ठीक है, आप जीत गए हैं, जीतना और हारना तो चुनावी राजनीति में लगी हुई रहती है दीपक जी, लेकिन हारने के बाद या जीतने के बाद हम इस तरह की बात अगर करते हैं तो इसका नहीं होता। इसका कहीं से असर सम्राट चौधरी जी के सवालों पर नहीं है, इसका कहीं से असर केंद्र सरकार के ऊपर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव हुआ, जनता ने जो ये सम्मान दिया, जो जनता ने जो जनमत दिया, इसको हम स्वीकार करते हैं। अब आपके ही टीवी पर, आपके ही चैनल पर और चैनलों पर भी तो दिखाया जा रहा है ना कि जहां जिस बूथ पर हमारे पूरे वोटर रहते थे वहां पर हम नीचे रह रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो कारण हुआ होगा दीपक जी। अब इस कारण को भी तो खोजना जरूरी है। चुनाव तो आज आया, फिर 4 बरस के बाद चुनाव होगा, तो उसके कारण को भी हम लोग खोजेंगे और जो कारण होगा इस कारण को हम लोग पार्टी के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर इस चीज को लाएंगे। अब सभी गठबंधन के घटक दल
इस हार के कारण को खोज के बीजेपी के नेतृत्व के समक्ष भी रखेंगे और बीजेपी के नेतृत्व भी इस हार को करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, अब लोग बोलने के लिए, चुनाव जीतने के बाद बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि इसका असर ये होगा, उसका असर ये होगा, इस पर प्रभाव हो, इसे मैं नहीं मानता हूं। थोड़ा सा इंतजार कर ले, सब कुछ सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है। कमल देव जी, आपको क्या लगता है किस वजह से आप लोगों की हार हुई है महागठबंधन की? तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी, कांग्रेस की नज़रअंदाज की, या फिर अनदेखा करना, या फिर बिना सहमति के एक उम्मीदवार को खड़ा कर देना? दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि यह महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं था, आरजेडी का कैंडिडेट था। और महागठबंधन का हार नहीं है, तेजस्वी के अहंकार का हार है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आरजेडी के भी भाई वीरेंद्र, सुरेंद्र यादव एमपीए कैंडिडेट निकालने के बाद कह रहे थे जी। एक क्वेश्चन आया था जो भाजपा की प्रवक्ता ने कही थी कि हम लोग जनादेश को स्वीकार करते हैं, हम लोग ईवीएम पर चार्जेज नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि हार जीत अलग है और चुनाव आयोग की संलिप्तता बीजेपी के साथ एक अलग इशू है। और चुनाव हारने जीतने से ईवीएम का इशू समाप्त नहीं होता है। बीजेपी का सत्ता में बने रहने का बहुत बड़ा हथियार ईवीएम है। चुनाव आयोग के साथ उसका साठगांठ है और इसको बीजेपी ने अमली जमा पहनाया 2023 में एक कानून लाकर, जिसमें चुनाव आयोग के सभी मेंबरों को सुरक्षित करने का काम किया कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और जिस वजह से चुनाव आयोग को अपने ग्रिप में लिया है बीजेपी ने। और निश्चित रूप से जो मेजर चुनाव जीतता है बीजेपी, वह जनादेश नहीं होता है, ज्ञानादेश होता है। ठीक। और उसका असर हुआ कि एक उपचुनाव होने के वजह से ज्ञानादेश का यहां उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि पब्लिक रोड पर थी, जेएनजी रोड पर थे, छात्रों का इशू दिल्ली से लेकर पूरे कंट्री में सब जगह आक्रोशित था। वैसे स्थिति में यहां बीजेपी ज्ञानादेश का उपयोग नहीं कर सकी, अपने बेईमानी सीट चोरी का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए जनता का आदेश आया और जनादेश में पीके का विजय हुआ। ये कहने से थोड़े हो जाए कि बीजेपी भ्रष्ट नहीं है। बीजेपी भ्रष्ट थी, भ्रष्ट है, और जब तक सत्ता में रहेगी संवैधानिक संस्थाओं ठीक का है, कुमकुम जी जवाब दे दीजिए। ये सम्राट सरकार का लिटमस टेस्ट तो नहीं माना जाए? इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 10-10 11 महिलाओं के लिए पैसे और तमाम चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, टाउनशिप की घोषणाएं, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की बात, इसके बावजूद आप लोग एक सीट नहीं बचा पाए। देखिए, आपने शुरू में कहा कि गुजरात की आप लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा इसलिए बांकीपुर की है क्योंकि ये आपके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नरेंद्र मोदी के बॉस की ये सीट है मैडम, इसलिए चर्चा ज़्यादा है इस पर। मैं आपको एक बात बताती चलूं। अभी पीछे मैं डिबेट में थी, भाजपा इनकी जन स्वराज की प्रवक्ता थी, वो बांकीपुर को कह रही हैं देश का रेफरेंडम है। बांकीपुर की जनता में 14% का जितना वोटिंग हुआ है, लगभग 1 लाख समथिंग के आसपास का वोटिंग हुआ है यहाँ पे, और उसमें से 1,23,000 के आसपास का वोटिंग हुआ है, और उसमें से इसको ये रेफरेंडम बता रही हैं। तो अब इनकी समझ पे क्या कहूँ मैं, पैमाना जो है वो छलक रहा है। मतलब एक छोटी सी चीज़ हासिल करी है इन्होंने, और मैं छोटा कोई भी किसी भी चीज़ को नहीं मानती हूँ। एक अणु से ही सारे पूरी सृष्टि का निर्माण है। तो अपनी कहते हैं ना, अपनी समझदारी इसी में है कि जो मिला है उस चीज़ को सहेजते हुए जिस निर्माण की तरफ आगे बढ़ना है उस निर्माण की तरफ आगे बढ़े, उसको रेफरेंडम करार दे देना। फिर प्रशांत किशोर जी का जब जो कि अभी आपने खुद ही अपने वक्तव्य में कहा कि जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने यूज किया वो विधानसभा के प्लेटफॉर्म के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए कि एक जीत से, कहते हैं ना कि जितना भरा है वो उतना झुका हुआ है। तो
तो मैं कहूँगी कि उस चीज़ को हमने तो जनादेश को स्वीकार किया है, सीधे सीधे स्वीकार किया है। और मैं फिर इस बात को भी कह रही हूँ कि हम ये सीट उनसे 2030 में ले लेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी अकाउंटेबिलिटी और मतलब के साथ और होशो हवास में कह रही हूँ कि उनकी अगर ये गलतफहमी है तो वो गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि और हमें पता है कि हमने जनता को, बांकीपुर की जनता को क्या दिया है और बांकीपुर की जनता का क्या हमारे पर विश्वास है। आज जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी ने भी बोला है कि हम इसका निरीक्षण करेंगे और जो हमारे थे वो हमसे रूट कैसे गए। तो मैडम, जिस तरीके कुछ से मुद्दे देखिए, अगर आप लोग कहीं निरीक्षण ना कहीं करेंगे, समीक्षा करेंगे, वो अच्छी बात है। आप लोगों की पार्टी का ये कल्चर भी मैंने देखा है कि कहीं पे भी चुनाव हारते हैं तो आप लोग समीक्षा करते हैं और बहुत जल्दी उसको रिबैक भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोग पत्रकार के तौर पर भी जो महसूस हमने उस ग्राउंड पे किया बांकीपुर को लेकर, कई ऐसे मुद्दे थे जिससे जनता सीधे तौर पे नाराज नज़र आई। पेपर लीक, नीट, ये तमाम चीज़ें तो बहुत प्रभाव डाल रही थी। दूसरा एक बहुत बड़ा जो प्रभाव था वो ये था कि हमने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया। ये आपके अंदरूनी मामला है, पार्टी का मसला है, गठबंधन का, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जो लोगों में मैसेज है कि सम्राट चौधरी जी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा एक कन्फ्यूजन था, पता नहीं इतनी बड़ी पार्टी आप लोग हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आप लोग बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देते, लेकिन बांकीपुर सीट पर कैसे कैंडिडेट में आप लोग चूक गए, ये एक बड़ा फैक्टर वहाँ पे था। नीतीश कुमार को आप लोगों ने आमंत्रित नहीं किया या क्या आप लोगों के बीच बातचीत हुई? नीतीश कुमार को ना बुलाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे रहा है आप लोगों के लिए। नो डाउट एक सीट के लिए आप एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग हाथी हैं पूरे राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, इतने हजारों विधायक, सैकड़ों सांसद, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण सीट था ये। लेकिन दीपक जी हम मतवाला हाथी नहीं है। हाथी होना और मतवाला हाथी होना दोनों अलग बात है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के जो मतवाला है, इसीलिए देश पर ये बिल्कुल चॉइस है, सबको पता है। ये इन्होंने मतवाला है बीजेपी के लोग, इसीलिए देश तबाह है। बोला है कुमकुम जी गलत मत बोलिए, किसी भी तरीके का हकीकत को स्वीकारिए चाहिए कि हकीकत के सरकारी है। आप भी एक महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं, करके जो पॉलिसी भी रोड पर है, बिल्कुल एक पंचायत तक पहुंचा जा रहा है। मतवाला हाथी तो हो गया है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई असूल नहीं है, नहीं देंगे तो मैं उन सारी चीजों को कोई संस्था नहीं है। राइट टाउन जो 35 साल तक हमारा बिहार में बीइंग ए टाउन प्लानर, मैं इस चीज को कह सकती हूँ तक एक टाउनशिप नहीं बना है। एक हमारे पास जो कहते हैं ना कि शहरी का जो विस्तार हुआ वो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आकर के पटना तक ही सीमित रह गया। तो इन चीजों को हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री ने समझा है और उसको हम विस्तार कर रहे हैं हर चीज में। अगर आप देखें, कॉलेजेस में देखें, स्कूल्स में देखें, हेल्थ के सेक्टर्स में देखें, तो हर चीज में हमारा विस्तार चल रहा है। अरे बांकीपुर सीट का हार बहुत माने रखता है आइए और उस निर्माण में शामिल हो और जाइए। पूरे देश को एक मैसेज गया है वो लोगों को फिर कठिन बीजेपी के प्रति लोगों में अब नफरत होने लगा है और लोग और स्वीकार कर दिया है। थोड़ा सा सहज हो जाए, यह पूरे देश को मैसेज गया है, उस चीज को, क्योंकि बांकीपुर का सीट एक विधानसभा का सीट नहीं था, बिल्कुल नेशनल अध्यक्ष का सीट था, जिस पर 1995 से उन्हीं के परिवार का कब्जा है। ठीक है, बोलने दीजिए ना, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, बोलिए मैडम। क्या बोल रहे थे? अभी मैं सुन नहीं पाई उनको। उनका ना, क्या अपनी कहना बात था? को रखिए। कौन बोल रहे थे जी? दीपक जी। आप अपनी बातों को रखिए। मैं बोली ना कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं बोली तो क्या, अभी तमिलनाडु में अगर आप देखिए तो तमिलनाडु में क्या रहा, इन्होंने डीएमके को इतने लंबे टाइम तक जिनके साथ एसोसिएशन था उसको इन्होंने छोड़ दिया। ये फिर आप दूसरे स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट में जो चीज़ों को इनको लग रहा है कि ये उभरता हुआ है, ये मौके में ना तलाशने के लिए जाते हैं। कोई भी इस तरीके का जब सिचुएशन आता है उसमें अपना मौका ढूंढने के लिए जाते हैं कि हमें इसमें से क्या मिल सकता है। अपना एफर्ट्स और अपनी जो कहते हैं ना प्लानिंग इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उन चीज़ों में हमारी पार्टी क्या कर सकती है? 10 साल तक जिसको हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर एक सीट खिसका नहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चला जाएगा। तो इसमें भाजपा क्या किया, भाजपा की क्या भूमिका रही, उसमें एनडीए की क्या भूमिका रही? तो अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए। अपने आप को अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को समझना। और हम आपको समझा नहीं सकते हैं क्योंकि आप तो
देश की आजादी के समय से शामिल हैं और देश की आजादी में जो अपने फाउंडेशन, कमजोर फाउंडेशन जो गढ़ा, उसका आज भी हम उसका मनोज अरे मैं ठीक है मनोज देखिए नींद आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्हें पता है कि भाई चुनाव तो हार गए हैं और मेरी जवाबदेही तो है नहीं, बीजेपी वाले जाने, हम लोग क्या है, हम तो नीतीश जी के भक्त हैं। नीतीश जी दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं अभी। आज नीतीश जी ने पोस्ट भी किया कि जेडीयू दफ्तर का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मनोज जी? निश्चिंत है या परेशानी बढ़ गई है, या अंदर खाने में खुश हैं कि चलो कम से कम निपटा तो दिए प्रशांत जी? गाहे बगाहे तो मेरे ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो। देखिए दीपक जी, हम खुश भी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और हम दुख में भी हैं। दुख में इस कारण है कि सारे लोगों ने मेहनत किया था, इस मेहनत का फल नहीं मिला। ठीक, कारण जो भी हो तो दुखी तो है, इसमें कहीं मुत नहीं, लेकिन खुश इस मायने में है कि आज देश की जनता को ये पता चल गया कि प्रशांत किशोर किसके बी टीम थे। अच्छा, आज देश की जनता को पता चल गया इस चुनाव के रिजल्ट से कि जो ईवीएम को गाली पड़ता था वह उनकी हार का नतीजा होता था, जो ईवीएम को कोसते थे वह हार के कारण कोसते थे। ये भी चीज आज देश की जनता ने समझ लिया, क्योंकि अगर ये काम हुआ होता तो यहाँ भी हो सकता था, इससे कहीं नहीं। तो इसीलिए खुशी इस बात की है, चुनाव हम हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम फिर जनता के बीच में रहेंगे, जनता के मर्म को समझेंगे, जनता ने किस लिए हमको हराने का काम किया है उसको समझेंगे, फिर हम एकजुट होंगे, जनता के भावनाओं एक कारण तो मैं बता देता हूं मनोज जी, एक कारण मैं बता देता हूं कि जनता क्यों नाराज है। एक कारण यह है कि नीतीश बाबू क्यों नहीं आए, नीतीश बाबू को क्यों हटा दिया गया, अब नीतीश बाबू को ले आइए। हो सकता है, देखिए दीपक जी, मैं बेबाक बोलने वाला व्यक्ति हूँ, ये भी कारण हो सकते हैं। अब हम जब मतदाताओं के बीच में जो हमारे बूथ कमेटी के जो सदस्य होंगे उनके साथ जब हम बैठेंगे तो ये चीज सामने आएगा। क्यों नहीं हो सकता है? छोटी छोटी बातों का भी चुनाव में बहुत असर पड़ता है, तो मैं आपकी बातों से इनकार नहीं कर सकता हूँ। हमारी बैठक हो जाने दीजिए, सबकी समीक्षा हो जाने। चलिए ठीक है मनोज बैठा जी, पूरे विभाग से जो सच्चाई होगा वो आपके समझ रखेंगे। मनोज बैठा जी, आमतौर पे जो तलवारें होती है वो तलवार में धार एक तरफ होता है। अब प्रशांत किशोर जब विधानसभा में बैठेंगे तो उस तलवार में दो धार होगी, दोनों तरफ होगा या एक तरफ होगा? आरजेडी के लिए या सम्राट चौधरी जी के लिए, या दोनों तरफ चलेगा? वो बिहार के लिए बोलते हैं, बिहार के लिए बोलते आए हैं, बिहार के मुद्दों को उठाते हैं। जो बिहार के पक्ष में होगा उसकी बात की जाएगी, किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। हम लोग बिहार के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो आपस में ही बिखरे पड़े हुए हैं। वो एक दूसरे में बता रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं था, कोई बता रहा है कि हमसे पूछा नहीं गया, नीतीश कुमार जी को लाया नहीं गया था। अरे जब 2025 का चुनाव हो रहा है तभी हम कह दिए कि केवल नीतीश कुमार जी इस वक्त चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री इस बिहार को सौंप दिया जाएगा। तो ये लोग आपस में उलझे हुए हैं। और ये सावन का सोमवार का पहला है, उसमें रिजल्ट बहुत बार आया है। बिहार के लिए बम बम है, जनसुराज के लिए बम बम है, प्रशांत किशोर जी के लिए बम बम है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें ताकि हमारा बिहार उन्नति हो और बम बम करे। हम लोग तो सहयोग करेंगे, लेकिन अब वो विधायक हैं, उन्हें सहयोग सम्राट जी से चाहिए। मांग पत्र लेके जाएंगे सेवा में, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, मुख्यमंत्री जी कहेंगे अरे रुको तुम तो हराए हो, बताते हैं, सारे फाइल रुक जाएंगे आपके। ठीक है, एक राजतंत्र थोड़ी ना है, सरकार किसी की परमानेंट रहती है कि किसी की नहीं रहती है। फिलहाल 20 साल से है वो लोग।
आप 20 साल से है, 40 साल से बांकीपुर का चालना किला ढहा ना जी, 40 को लोग स्टार लोग आए थे। अरे मंच पे गाना गा रहे थे जी, मंच पे डांस कर रहे थे, फिर भी जनता नहीं मतलब आप डांस करना भारत में गुनाह हो गया क्या मनोज जी? कोई भी कहीं भी डांस कर सकता है। अरे कब मंचों पर बैठ के डांस कीजिएगा, विधानसभा में डांस कीजिएगा, आप अपनी मर्यादा नहीं रखिएगा, आप माननीय होकर के डांस करिए, कूदिएगा, फिरिएगा, फुल गाने गाइएगा, गमछा घुमा के, गमछा बिछा करके। आपकी मर्यादा है कि नहीं? मर्यादा नहीं है। रिंकिया के पापा भी आए थे, तो रिंकिया के पापा भी आए सर, मतलब ये कौन सी बात हो गई? माननीय सांसद हैं दिल्ली के। रिंकिया के पापा भी आए थे। माननीय सांसद नहीं, माननीय सांसद है तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा। कंगना रनावत भी माननीय सांसद है, गमछा घुमा के, कंगना रनावत भी माननीय सांसद है, वैसे ही रिंकिया के पापा भी माननीय सांसद है। नहीं, ये व्यक्तिगत तो उनका पेशा है वो सर, अगर पेशा है अपने चीजों से लोगों को बीच रख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दीपक जी ऐसे में तो फिर अमिताभ बच्चन साहब भी कभी आपके सांसद थे, तो अब उस हिसाब से तो अलग दृष्टिकोण हो जाएगा ना। कोई भी पेशा कर सकता है, किन्हीं का भी कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है। नहीं, पेशा को प्रस्तुत कीजिए, लेकिन एक दायरे के अंतर्गत सुनिए ना, एक दायरे के अंतर्गत। चलिए ठीक है, दायरे के अंतर्गत। हाँ दीपक जी, अलाउ मी फॉर 1 मिनट। हाँ बोलिए मैडम। मैं कहना चाहूंगी, रिंकिया की महिलाओं के लिए इनके मन में कितना सम्मान है। जब ये लोग बोलते हैं तो ये लोग कुछ भी नहीं सोचते। कोई तो हमारे बिहार और देश में रिंकिया नाम होगा बेटी, तो ये तो मनोज तिवारी जी से आपको पूछना चाहिए ना मैडम। टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, फिर मनोज तिवारी जी को ये सोचना चाहिए। पॉइंट आउट कीजिए, उनको सोचिए। नहीं, आपने सांसद को समझाइए, हम लोगों को मत समझाइए। सम्मान रहा नहीं, आपने सांसद को समझाइए। अरे सांसद उनके गाने देखिए, डिसीजन आया, उनके गाने देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आकर के उस फैसले को बदल दिया गया। महिलाओं को लेकर के इनके मन में कोई सम्मान ही नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। सांसद से पूछिए ना, जब ये बोलते हैं तो ये कुछ भी नहीं सोचते हैं कि किस महिला का बोल रही है, महिला का क्या बोल रही है विधानसभा में महिला के लिए महिलाओं का पिछलग्गू समझ गए महिला को। एक महिला किसी का नाम लिए जा रहा है, किसी न किसी का उदाहरण है। थोड़ा सोचिए, बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, बोलने के स्वतंत्र है। अरे सांसद जी को समझाइए अपने। करता है उस चीज के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बोलिए आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं, ये चर्चा अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कीजिएगा, मेरे सामने बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बहुत मर्यादा से और मेरे सामने बहुत मर्यादा से आपको बात करनी होगी, और मैं बिल्कुल मर्यादा में आपको ला करके आपको बात करवाऊंगी। मैं यही आपको स्वस्थ कर दूं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी अपने इर्द गिर्द में कचरा फैलाने के लिए। आई विल नॉट अलाउ यू फॉर दैट। ठीक है, किसी को धमका रही है, सांसद को समझाइए ना, किसी को धमका रही है। चलिए ठीक, you should be also disciplined. Tell your parliamentarians. लैंग्वेज को They should be also disciplined. नो थेथराई, ठीक है मनोज जी, कुमकुम जी नहीं लेना है, वो गाना है हमारे सांसद महोदय ने गाया है, तो ठीक है। कचरा का डब्बा कहीं और ले जाइए। नहीं, कुमकुम जी, मनोज जी रुक जाइए मनोज जी, ठीक है, हो गया। मिला ही है तो बांटेंगे क्या? ना ठीक है, जो हो गया सो हो गया। देखिए वो गाना है, गीत संगीत है, सांसद महोदय ने गा दिया है, ठीक है। मिर्ची क्या लग रही है? चलिए ठीक है। कमलदेव जी, अब कांग्रेस पार्टी अगला क्या कदम उठाएगी? तेजस्वी जी के साथ रहेगा, चीज़ें बदलेगी? क्योंकि भाई जमानत भी आप लोग नहीं बचा पाए, गाय बगाए तो कहा जाएगा ना कि महागठबंधन का ही उम्मीदवार हारा है। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पे तो कभी नहीं कहेगी कि आरजेडी का उम्मीदवार हारा है। देखिए दीपक, मैंने कहा ना कि आरजेडी के हारा है करने, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान मैं आपके चैनल पर न करे सुना, बिल्कुल। चलिए ठीक है। आप कांग्रेस के किसी नेता को कांग्रेस के किसी नेता को आप बांकीपुर विधानसभा में घूमते हुए देखा? बोलिए। चलिए, नहीं देखा। जिस ढंग से कैंडिडेट सिलेक्शन में तेजस्वी जी ने अहंकार दिखाया, वो रिजल्ट मिल गया। अब रही बात बीजेपी को जो भ्रम है कि हमारा गढ़ था, ठीक है, जनता ने दिखा दिया कि गढ़ कैसा है। अब आप लोगों के नजर में बीजेपी का एक गढ़ है दीघा। पिछला डिबेट में आपने कहा था कि जैसे गढ़ है बांकीपुर, वैसा ही गढ़ है दीघा। तो एक बार दीपक जी अब जान जाइए, अगर कोनो परिस्थिति से दीघा में भी उपचुनाव हो जाए तो गढ़ का पता चल जाएगा। अभी तक बांकीपुर और दीघा में
सुन लीजिए दीपक जी, अभी तक बांकीपुर और दीघा में बोलिए बीजेपी जनता को मूर्ख बना के चुनाव जीत रही है। राजीव नगर और नेपाली नगर, एक सेकेंड, राजीव नगर और नेपाली नगर के इशू को बार बार वहां की जनता उठाती है और सारे लोग, इवन नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी राजीव नगर नाला के शिलान्यास के समय घोषणा किए थे कि नेपाली नगर और राजीव नगर के मामला को सेटल करूंगा। ठीक है। और ये वर्षों से इसी नाम पर ये लोग वोट ले रहा है। तो अगर संजोग से उपचुनाव हो जाओ दीघा में तो संजीव चौरसिया को भी पता चल जाएगा। चलिए ठीक है कि आपका खानदानी सीट जो है कौना हालात में है। ठीक है, वो तो हमने देखा उस सीट पे। अब बीजेपी के जुमलाबाजी को समझ लिया है, बीजेपी के जुमलाबाजी को समझ लिया है देश की जनता। आई नॉट ओनली बिहार, हाँ, आने वाले दिन में जिन जिन स्टेटों में चुनाव है, अगर जिस ढंग से ज्ञानादेश का स्थिति अगर बिगड़ा और बिगड़ेगा तो आप लोग विपक्ष में मजबूती से चुनाव लड़ेगा तब ना सर। अब नया विपक्ष तैयार हुआ, ना कांग्रेस को चुना ना आरजेडी को चुना। ये उनकी समझदारी है। हाँ। 201 में हम कमजोर हैं, एक में वो। चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैडम। चुनाव नहीं है दीपक जी, याद कीजिए, ये दल का चुनाव नहीं था, किसी जात का चुनाव नहीं था। चले ठीक है, वह इशू का चुनाव था। ठीक है, बीजेपी के अगेंस्ट का चुनाव था। चले ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप चारों जुड़े टू द पॉइंट में, शुक्रिया आप चारों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, प्रशांत किशोर विधायक तो बन गए, अब देखना होगा वो जो आंकड़े और जो लहजा उनका बाहर में रहता था, मीडिया के सामने रहता था, वो क्या विधानसभा के अंदर होगा। सवाल ये भी है कि दोनों तरफ, जब एक तरफ तेजस्वी होंगे और एक तरफ सम्राट होंगे, किस तरीके से तमाम चीज़ों का समन्वय बनाते हैं। सवाल ये भी होगा कि पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और उन्हें समय कम मिलेगा, वहाँ पे उन शब्दों पर भी लगाम लगाना होगा जो वो आमतौर पे मीडिया के समक्ष रखते हैं, सदन में वो कह नहीं पाएंगे। इंतज़ार करना होगा, वो दिन खास होगा जब प्रशांत किशोर सदन में पहली बार बोलेंगे।